छात्र नेता से एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने। आरंभ से ही छात्र राजनीति से मेरा ताल्लुकात रहा और सौभाग्य से मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना। 40 साल का जो राजनीतिक कैरियर था वो आपने एकदम से छोड़ दिया। एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती रही, लेकिन दूसरी तरफ अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो जिहादी ताकतें थी, जो देश में सनातन को खत्म करने पर आमादा है और बनी रहती है, वैसी ताकतों को कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा। क्योंकि इसका रियलाइजेशन मुझे लेट से हुआ, लेकिन जब से रियलाइजेशन हुआ, जब से मैंने महसूस किया, तब मैंने छोड़ दिया। आपने राहुल गांधी जी को गैर हिंदू घोषित कर दिया था। राहुल गांधी को गैर हिंदू तो कहा है, सच कहा है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। कई मंदिरों में जनेऊ पहन के गए लेकिन हैं। मैं राजीव गांधी खुद पारसी थे, यहाँ क्रिश्चियन सोनिया गांधी, तो इनसे जो पैदा हुआ बच्चा है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, वो हिंदू कैसे हो सकता है? आपके मन में कभी ख्याल आया कि हाँ मैं भी सीएम हो सकता हूँ? यही कारण था कांग्रेस छोड़ने का। ज्ञान और अपनी अनुभूति की कर्मस्थली बिहार और धर्म का प्रचार किया। उसी धरा से, उसी धरती से, उसी राज्य से आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और उनका अगर बहुत विशाल परिचय अगर छोटा सा अगर करके मैं बताऊं तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, छात्र राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। आप हमारे सामने इस समय मौजूद हैं अनिल कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर सबसे पहले सवाल करेंगे शुरुआत से कि ऐसा कौन सा पल रहा कि आप छात्र नेता से एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने? आरंभ से ही छात्र राजनीति से मेरा ताल्लुकात रहा और सौभाग्य से मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना। तो स्वाभाविक रूप से समाज के लिए जीने का, समाज के लिए काम करने की समझ बनती गई। और यही कारण है कि छात्र राजनीति से निकल करके मैंने दलीय राजनीति से संबंध बनाया और 1985 से लेकर विगत लोकसभा 2024 के पहले तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ 39 सालों तक रहा था। ऐसा कौन सा क्षण और या ऐसा आपको कौन सा बुरा लगा कि आपने 40 साल का जो राजनीतिक कैरियर था वो आपने एकदम से छोड़ दिया? नहीं, मैंने जब कांग्रेस को छोड़ दिया। हाँ, कांग्रेस का साथ दिया था, कांग्रेस में शामिल हुआ था, तो मेरी समझ बनी थी कि सचमुच भारत के लिए जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कही जाती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कही जाती है, वही भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए लाभ की राजनीति है, बेहतर भविष्य की राजनीति है। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो भी छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती रही वह छद्म धर्मनिरपेक्षता है। एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती रही, लेकिन दूसरी तरफ अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो जिहादी ताकतें थी, जो देश में सनातन को खत्म करने पर आमादा है और बनी रहती है, वैसी ताकतों को कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा। तो स्वाभाविक रूप से मेरे जैसे लोगों को लगा, मुझे तो ये फक्र है कि मैं एक सनातनी हूँ। ये समय काफी लंबा नहीं हो गया, 40 वर्षों का हुआ, लेकिन ऐसा है ना कि मुझे रियलाइजेशन जब हुआ तो मैंने छोड़ा। एक जो कहा जाता है जब तू जागे तभी सवेरा। हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि सचमुच 39 सालों तक उस डायरेक्शन में मुझे काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका रियलाइजेशन मुझे लेट से हुआ, लेकिन जब से रियलाइजेशन हुआ, जब से मैंने महसूस किया, तब मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल अहम चल रही है कि आरक्षण की बात चल रही है, जातिवाद की बात चल रही है। आप 1971 से 85 तक छात्र नेता रहे और उस समय की जो आज जो चल रहा है उस समय भी क्या ऐसी ही गतिविधियाँ होती थी? क्या आपके समय में आप जब छात्र नेता थे उस समय भी ऐसी चीज़ें हुई थी? नहीं, मेरे छात्र जीवन के कार्यकाल में, और ख़ास तौर से मैं जब 1980 में अध्यक्ष बना था और 84 तक मैंने अध्यक्षता की ऑफिशिएट किया था, उस समय विश्वविद्यालय में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी थी कि किसी अनुसूचित जाति के छात्र को, किसी अनुसूचित जनजाति के छात्र को, किसी पिछड़े वर्ग के छात्र को इस कारण से अपमानित किया गया जो कि उसकी जातीय पृष्ठभूमि अनुसूचित जाति की थी या जनजाति की थी या पिछड़े वर्ग की थी। ऐसा नहीं होता है। आम तौर पर छात्र जीवन में तो बहुसंख्यक लोग जातियों की सोच से ऊपर होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो सवर्ण पृष्ठभूमि का था और मैं रिकॉर्ड वोट से अध्यक्ष बना।
उस विश्वविद्यालय के हर कॉलेज के हर क्लास में सबसे अधिक वोट मुझे मिला। तो अगर ये दुराग्रह की राजनीति होती, लोगों में अगर ओछी सोच होती छात्रों में, तो मेरे जैसे व्यक्ति अध्यक्ष पद में निर्वाचित नहीं होते। तो मैं यह समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लीडर्स ये छात्रों के बीच में जातवाद को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे उनको बचना चाहिए। अगर सचमुच कहीं पर जातीय दुराग्रह की घटनाएं घटती हैं, किसी के अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े होने के कारण प्रताड़ना झेलना पड़ता है, तो सरकार को चाहिए कि इतने सारे फंड है सरकार के पास, छात्रों के बीच में सामाजिक समरसता की भावना कैसे मजबूत हो, आपस में मिल्लत और भाईचारगी कैसे सशक्त हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। वो सिर्फ कोई रूल बना देने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को और बिहार राज्य की सरकारों को ये कार्यक्रम करना चाहिए। जैसे आप सरकारी खर्चे पर जब फ्री का स्कूलों में हम भोजन देते हैं, तो क्या कॉलेज के लड़कों के लिए महीने में एक प्रीतिभोज नहीं कर सकते हैं, जिसमें हर जाति के लड़के एक ही पांत में बैठकर खाएंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। तो इससे जो जातीय तनाव की बात कही जाती है, उसमें शिथिलीकरण होगा, उसमें नॉर्मलसी आएगी और जो सामाजिक समरसता है वो मजबूत होगी। अच्छा, एक बयान जो आपका सबसे ज़्यादा वायरल भी हुआ था, आपने राहुल गांधी जी को गैर हिंदू घोषित कर दिया था। नहीं, मैंने राहुल गांधी को गैर हिंदू तो कहा है, सच कहा है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। जो भारतीय व्यवस्था है नहीं, वो तो कई मंदिरों में जनेऊ पहन के गए हैं। मैं तो वैसी को स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पिता से उसकी जाति, उसके धर्म का निर्धारण होता है, ठीक है। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि इंदिरा गांधी जरूर जवाहरलाल नेहरू जी के पुत्री थी, मगर उनकी शादी हो गई फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी के बारे में जानकारी है कि उनकी पृष्ठभूमि ईसाई ये पारसी की थी। तो पारसी पिता और ब्राह्मण माँ से जो उत्पन्न बच्चा होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, वह पारसी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि राजीव गांधी खुद पारसी थे और राजीव गांधी एक पारसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति और यहाँ क्रिश्चियन सोनिया गांधी, तो इनसे जो पैदा हुआ बच्चा है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, वो हिंदू कैसे हो सकता है। इसके लिए तो हम लोगों के सिस्टम में एक शब्द है हिंदी शब्दकोश में, वर्णशंकर है। तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हो सकता है? जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू नहीं हो सकता। ये तो मैंने कहा, ये आज भी कह रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जनेऊ पहनने से ही हिंदू होते हैं। जनेऊ पहनने से हिंदू कोई हो ही नहीं सकता भाई। अच्छा, फिर से बिहार की राजनीति पर लौटते हैं कि आप इतने दिन प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपके मन में कभी ख्याल आया कि हाँ मैं भी सीएम हो सकता हूँ? क्या यही कारण था कांग्रेस छोड़ने का? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छात्र राजनीति किया तो छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, युवा राजनीति किया तो मैं युवा जनता, उसमें जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, उसकी प्रदेश जो युवा शाखा थी उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट था। ये सच है, बिहार के अखबारों में ये जानकारी मिल जाएगी कि उस समय जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी स्वयं उस अध्यक्ष पद के दावेदार थे। वो उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, मैं अध्यक्ष बना था, ये नीतीश कुमार जी खुद जानते हैं, ठीक है। मैं भी आने वाला था इसी। तो लाजमी तौर पर ऐसा नहीं है कि मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो किसी से कमजोर तो रही नहीं है, सांगठनिक राजनीति और छात्र राजनीति और युवा राजनीति। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैं ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो भी राजनीति में आता है उसको मुख्यमंत्री ही नहीं, उसको तो ये सोच कर राजनीति करनी चाहिए कि मैं ऐसा काम समाज में करूं, इस तरह से जन कल्याण का काम करूं, इस तरह से जनता के साथ जुड़ाव मेरा हो कि मैं देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बनूं, नेता बनूं, और मैं देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बनूं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो छोटी चीज़ है, ये रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप अब पिछले 3-4 साल से बीजेपी में हैं? नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ज्वाइन, लगभग 1.5 साल से मैं हूँ। 1.5 साल से। अच्छा, अब 11 बार सीएम नीतीश जी ने शपथ ली है, तो आप उनके सुशासन की सरकार को कैसे देखते हैं? आप अपने नजरिए से बताएं। नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जिस तरह से 1990 के बाद जो 2005 तक सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार, उस सरकार की तुलना में नीतीश कुमार जी ने लगातार जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया है, जिस तरह से व्यवस्था को चलाने का काम किया है,
उसमें अगर 10 नंबर में 10 नंबर देना हो तो निश्चित रूप से मैं नीतीश कुमार जी की सरकार को 10 में 10 नंबर दूंगा। लेकिन सुशासन की सरकार कहते हैं, एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अहम सवाल है कि बिहार का जब भी कोई इलेक्शन हुआ हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर बार कोई ना कोई एक राजनीतिक हत्या होती ही होती है। उसकी वजह अब सुशासन सरकार ये सुशासन को किस तरह से? नहीं, देखिए, जहां तक हत्या का सवाल है, कई जगह निजी रंजिश लोगों को होती है आपस में, और चुनाव के मौके पर हो सकता है वो रंजिश उभर जाती होगी तो कहीं कहीं हत्या हो जाती होगी। लेकिन खास तौर से 2005 के बाद, उसके पहले जितनी हत्याएं होती थी चुनावों में, खास तौर से उस तरह की हत्याएं नहीं हो रही है। और फिर जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, तो कहीं भी जो सुनियोजित घटनाएं घटती हैं, डाका डालना, रेप करना, लोगों को लूट मार करना, इस तरह की घटनाओं पर तो सरकार सख्ती बरतती है, चूंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, काम करती है। लेकिन जहां स्पॉन्टेनियस कहीं दो आदमी बैठा है, आपस में झगड़े हो गए और किसी ने किसी को पत्थर मारकर जान मार दिया, तो ऐसी जो हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं को कोई रोक ही नहीं सकता है। वैसी तो घटनाएं छिटपुट होती ही रहती हैं। आपका लालू के परिवार से भी काफ़ी अनाबनी रही इसी दरमियान? नहीं, मेरी कोई अनाबनी लालू जी के परिवार से नहीं रही और न ही लालू जी से निजी रही। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा जनता के अहित में काम किया। लालू यादव जी ने अपने राजकाज में, राबड़ी देवी के भी राजकाज में, कोई संवैधानिक सरकार नहीं चल रही थी, संविधान के नाम पर वो मजाक था, जहां पर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लेकिन जातिवाद का नंगा नाच हो रहा था, अपराध चरम पर था, चारों तरफ जंगल राज का माहौल था। तो स्वाभाविक रूप से जब लालू यादव के राज में ऐसी स्थिति थी, और उसी लालू यादव की पार्टी से कांग्रेस ने 1998 में कर लिया समझौता, अलायंस कर लिया, तो मैं अकेला व्यक्ति था उस कांग्रेस में रहकर भी उस अलायंस का मैं लगातार विरोध करता रहा। और जब मैं खुद अध्यक्ष बना था 2008 में, उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में 16 दिन पहले अलायंस टूटा था मेरी अध्यक्षता काल में। और उस समय निश्चित रूप से लालू यादव जी की जो बड़ी हैसियत बनी थी राजनीतिक की, वहाँ के लिए अनबिटेबल लीडर हैं, तो हमारी अध्यक्षता काल में हमने इस तरह से राजनीतिक बिसात बिछाया था कि उस समय लालू यादव की 22 सीटें थी लोकसभा में 2004 के चुनाव में, और 2009 के चुनाव में उनको घट करके वो 4 सीटें रह गई थी। लालू यादव खुद 2 सीटों पर लड़े थे, जहां एक सीट पर हमने समय पर अपने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, पाटलिपुत्र सीट पर, वहां लालू यादव हार गए थे। हम लोगों को नॉमिनेशन डलवाने में देर हो गई थी छपरा सीट पर, तो लालू यादव जीते थे, और उसका ये असर पड़ा 2009 की लालू यादव की हार का ये असर पड़ा कि जब 2010 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 22 असेंबली की सीट मिली थी, और लालू यादव खुद भी अपनी धर्मपत्नी जो मुख्यमंत्री रही थी, उनको 2 सीटों में, जहां पर उनके जातीय बहुलता की सीट थी, राघोपुर और सोनपुर, दोनों में से एक भी सीट पर राबड़ी देवी नहीं जीत पाई थी 2010 के चुनाव में। तो ये फैक्ट है कि मेरे राजनीतिक कार्यकलापों से, जिस तरह से मैंने राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव की राजनीति का विरोध किया था, उसका असर पड़ा था, और लालू यादव की राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई थी। अच्छा, आपका एक लंबा कैरियर रहा है राजनीति को, बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आप। अगर आपको किसी को सीख देनी हो, जैसे राहुल जी और तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी, इन तीनों में आप किसको बेहतर मानते हैं कि हाँ ये अच्छी लंबी राजनीति कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे वो तेज प्रताप यादव हों, जब तक ये लोग निहित स्वार्थ की राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने लिए सिर्फ राजनीति करने की जो सोच होती है उससे निकलकर दल और समाज के लिए राजनीति करने की बात नहीं करेंगे, तब तक इन तीनों को मैं एक ही तरह से देखता हूँ। अच्छा, जो अब युवा जो आ रहे हैं, नई राजनीति में आ रहे हैं, और सरकार भी कह रही है कि नए लोग आएँ और नए नेता जब बनेंगे तो समाज का अलग ही एक दृष्टिकोण तैयार होगा। आप कैसे देखते हैं कि हाँ नए लोगों को आना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ कि हर युवा को जो समाज में बेहतर व्यवस्था करना चाहता है, लाना चाहता है, उसको राजनीति में आना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता, खुद मैं पॉलिटिकल साइंस का
विद्यार्थी था, उस समय सुकरात का एक कोटेशन था कि इफ यू विल नॉट कम फॉरवर्ड टू गवर्न देन यू विल बी गवर्न बाय बैड पीपल। अगर तुम खुद शासन करने के लिए आगे नहीं आओगे तो बुरों द्वारा शासित होगे। तो जो लोग चाहते हैं कि राज्य में, पंचायत में, जिले में, प्रदेश में, देश में जो शासन चल रहा है वो अच्छा नहीं है, तो शिकायत करने के बजाय उनको खुद राजनीति में आना चाहिए, व्यवस्था में हिस्सेदार बनना चाहिए और उस राजनीति को बदलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पॉडकास्ट में आती रहती हैं। आप अनिल शर्मा जी से जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और ये समय बहुत कम है, कई घंटे का भी अगर पॉडकास्ट हो तो वो भी बहुत कम पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखते रहिए आप द फर्स्ट विटनेस, आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह की राजनीतिक हस्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।